नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। स्वागत करते हैं आप सभी का कार्यक्रम वागधारा में। एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपसे रूबरू होते हैं ऐसी विभूतियाँ, जी हाँ, जिनका सरोकार साहित्य से होता है और आपका भी सरोकार वो साहित्य से करवाते हैं। साथ ही साथ समाज को नई चेतना और नई राहें भी दिखाते हैं। ऐसी ही साहित्य विभूति आज हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। जी हाँ, जो ऊर्जावान भी हैं और अनेक कौशलों की मालकिन भी है, कह सकते हैं। ऊर्जा और कौशलों से सराबोर शब्दों की शिल्पकार ये हैं। स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम में श्रीमती अंशुल जोशी जी का। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। अंशु जी, आप एक साहित्यकार भी हैं। बहुत सारे कौशल आप में निहित है, जिसके अंतर्गत आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट यानी कि अंक ज्योतिष से भी आप वास्ता रखती हैं। साथ ही साथ आप लेखक तो हैं ही, प्रकाशक भी हैं, आप ऊर्जावान भी हैं। बहुत सारी अन्य क्रियाकलाप जिनके बारे में हम आगे कार्यक्रम में बात करेंगे, आप रुचि रखती हैं, आप जुड़ती रही हैं। और सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, साहित्य की इस यात्रा की शुरुआत किस तरह हुई? मेरी जो साहित्य से जुड़ने का शुरुआत मेरे बचपन से हुई। मैंने अपने पिता को बहुत जल्दी खो दिया था, तो मैं 11 साल की उम्र में खो दिया था। तब उस टाइम पे एक बहुत अकेलापन सा, खालीपन महसूस होना शुरू हो गया था ज़िंदगी में। बट उसको निकालने का जो एक ज़रिया ऑटोमेटिकली, मतलब खुद ब खुद वो सामने आया, वो था कि मैं एक कागज़ पे कुछ लाइनें लिखते रहती थी। कभी 2 लाइनें, कभी 4 लाइनें, कभी तो शुरुआत हुई उससे पोइट्री फॉर्म में। तो जब पोइट्री फॉर्म में हुई तो वो स्लोली और ज़्यादा डेवलप होता चला गया। तो उसका मेरा इंटरेस्ट भी, बिकॉज़ जब मुझे लोगों से सुनने को मिलता था कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा लिखा है, जो मैं नेचुरली आता था मुझे लिखना, बट लोगों को लगता था कि ये तो बहुत मेहनत का काम है, बहुत अच्छे से लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मुझे ये मेरे अंदर है ऑलरेडी। तो मैंने उसको धीरे धीरे उसको डेवलप करना शुरू कर दिया उसको। तो जो आपकी कलम से पहली बार जो आपकी रचना आपने रचित की थी, उसके बारे में क्या कुछ याद करना चाहेंगे? फर्स्ट 2 लाइन्स मेरे पापा की डेथ हुई थी, तो उस टाइम पे जो 2 लाइन मुझे याद, जो फर्स्ट टाइम लाइन जो मैंने लिखी थी, उसका वन ऑफ द लाइन्स वाज कि मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, तो मेरा ज़्यादा होल्ड जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज पे पोइट्री में रहता है। तो मैं उसमें वो लाइन थी कि द लोनलीनेस फील्स हेवियर देन द वर्ड्स। तो ये मेरी फर्स्ट लाइन थी, और एक 4th क्लास का बच्चा थी मैं, 11 साल, 11.5 साल की उम्र में। तो ये मेरी लाइन थी जो मुझे अभी भी हमेशा याद रहती है, लोनलीनेस फील्स हेवियर देन द वर्ड्स। की फीलिंग तो है, बट शब्दों से बहुत भारी है। जी, बेशक आप अंग्रेज़ी भाषा में लिखती हैं, लेकिन अपने शब्दों और भावों के माध्यम से आप हर किसी पाठक के साथ जुड़ती हैं। और शायद इसीलिए अभी तक आपने लगभग 15 पुस्तकें जो हैं रचित की हैं, और जिनमें 11 पुस्तकों को बेस्ट सेलर के तौर पर जाना जाता है। आपका अपना एक पब्लिकेशन हाउस भी है। परिवार की आप बात कर रही थी, पिताजी से आप काफ़ी प्रभावित रही हैं, और शायद आप एक शहीद परिवार से भी संबंध रखती हैं। कैसा आपको लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और श्योरली मेरे पिताजी से बहुत ज़्यादा लगाव था मेरा। बहुत जल्दी चले गए, बहुत छोटी थी, बहुत ज़्यादा यादें तो नहीं रही, बट जितनी भी हैं वो बहुत एक अच्छी यादें हैं। शायद ज़बरदस्ती मैंने उनको बुरी यादों को याद रखा ही नहीं, जो अच्छी यादें थी वो हमेशा याद रखी। और जहाँ तक शहीद परिवार होने की बात है, शहीद परिवार एक बहुत मुश्किल वर्ड है, ये बहुत मुश्किल शब्द है। इस चीज़ को एक आपको अपनी ज़िंदगी में उतार के लेके आने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ज़िम्मेदारी समाज की तरफ बढ़ जाती है, आपको एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। कभी कुछ लोग आपको बहुत तरस की नज़र से देखते हैं, कुछ आपको बहुत ही प्राउड नज़र से देखते हैं कि हाँ, ये शहीद उनके है, ये उनकी बहन है, इनके भाई ने देश के लिए जान दी है। बट जो नज़रिया हमारी तरफ से होता है, जो परिवार की वैल्यूज़ हैं, वो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाती हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि कुछ टाइम तक तो बहुत सारी नज़रें आपकी तरफ हैं, जी, है ना, बिकॉज आप कंपेयर किए जाते हो जो नहीं है, जिसने देश के लिए जान दी है। हम बहुत उसके लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं, बट कई बार हम बहुत छोटे पड़ जाते हैं उसको मैच करके। अब उसकी जो वैल्यूज़ हैं और उसका जो स्टैचर है, उसको मैच करते हुए कई बार खुद को बहुत छोटे महसूस करते हैं हम। तो ज़्यादा तो ये है कि शहीद परिवार बहुत मुश्किल शब्द है, बहुत जो लोग उससे गुजरते हैं जी, ये बहुत मुश्किल है। अपनों को खो देना, और ऐसे खो देना,
आसान नहीं है। बिल्कुल आपके आसान नहीं है। माध्यम से हम आपके परिवार को और उन सभी शहीद परिवारों को भी नमन करना चाहेंगे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्वाधीनता संग्राम में अपनी आहुति दी। और साथ ही इस वर्ष जिस तरह से हम जानते हैं हम वंदे मातरम गीत जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत है इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तो आप किस तरह देखती हैं इसे? जो हमारा राष्ट्रीय गीत है ये वंदे मातरम, तो जैसा हम सारे जानते हैं कि इसको लिखा तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने था। तो शुरुआती तौर पे क्या हुआ कि 7 नवंबर 1875 में इसको उन्होंने 4 पंक्तियाँ लिखी। वो इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है कि वो ट्रेन में जा रहे थे या नदी के किनारे बैठे थे, तो उन्होंने लिखी 4 पंक्तियाँ। तो उन्होंने लिखा सिर्फ अपने देश को, अपनी धरती को देखते हुए, जब उनका किसी एक हादसे की वजह से, एक बुरा एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुआ उसकी वजह से उन्होंने, उनका जो इंक्लिनेशन था टुवर्ड्स मदर इंडिया वो बढ़ा, तो उन्होंने उसको देखते हुए ये लाइंस लिखी। तो उन्होंने पहले तो देश को एक माता के रूप में देखा, तो वो पहले ही बहुत रिस्पेक्टफुल था। और जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने उसके ऊपर 4 पंक्तियाँ लिखी, बट वो पंक्तियाँ लिखी गई सिर्फ। उसके बाद काफ़ी साल के बाद जो ये पंक्तियाँ उन्होंने एक आनंद मठ करके एक उपन्यास लिखा जो बहुत फेमस था, तो उसमें एक सन्यासी थे, उन सन्यासी के मुंह से ये जो था पंक्तियाँ बुलवाई गई, इसमें और ऐड किया गया। जो शुरू की 4 पंक्तियाँ थी ये तो मेरे ख्याल से संस्कृत में लिखी गई थी, बट जो बाकी के इसमें 4 पैराग्राफ्स और ऐड हुए वो सारे बंगला और संस्कृत को कंबाइन करके लिए, कुछ शब्द बंगला से लिए गए थे, कुछ संस्कृत से लिए गए थे जी। और राष्ट्रीय गान तो ये तब बना जब पहली बार कांग्रेस के किसी सेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में इसको गाया। तो इनके गीत जो उसकी धुन थी और उसको गाया रविंद्रनाथ टैगोर, एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं, हमारे नोबेल प्राइज़ विनर हैं फर्स्ट लिटरेचर के। तो उन्होंने जब इसे गाया तो ये जो गान था, इसका जो एक्सेस था, जो इसकी रीच थी, ये एक नॉर्मल जनता तक आई। अभी तक ये सिर्फ एक उपन्यास का हिस्सा था, इसे उपन्यास में पढ़ा जाता था, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी अच्छी थी, लोग पढ़ते थे, उस टाइम पे उपन्यास पढ़ते थे। बट ये नज़र में, और ये तब इसकी मान्यता तब बढ़ी जब रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको गाया। बिल्कुल, एक कलम का ही करिश्मा ये रहा है जिसने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का कार्य उस समय किया। आगे बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे किस तरह से, अगर बात करें, आपका अपना एक पब्लिकेशन हाउस है और हिमाचल का ये शायद पहला पब्लिकेशन हाउस भी है, सेल्फ पब्लिशिंग जी। तो इसके तहत आपने 15 पुस्तक जो है वो प्रकाशित की है, लिखी भी हैं आपने, आपकी रचना रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने संघर्षों का आपको सामना करना पड़ा? एक्चुअली क्या होता है कि जब एक इंसान बहुत छोटे लेवल पे लिखना शुरू करता है, हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक राइटर है जी। तो आप कुछ भी लिखना चाहते हो, बट आप, मुझे ऐसा लगता है कि 90% से भी ऊपर के जो लोग हैं उसको छपवा नहीं पाते, और जब तक वो छपवा नहीं पाते तो एक वो सेटिस्फैक्शन, जब वो राइटर है ना, वो अंदर से एक मतलब तृप्ति नहीं है कि मुझे क्या मिला है, मैंने क्या हासिल किया है। तो वो उसको एक लिख के लेके आना, दुनिया के सामने अपने थॉट को लेके आना जी। बहुत एक मुझे ऐसा लगता है इट्स जस्ट लाइक द फूड। एक सोल का, जो राइटर की सोल है उसका फूड है ये, टू सी द बुक इन द हैंड, कि ये मेरी किताब है, ये मेरी रचना है। तो पब्लिकेशन को खोलने का वो मतलब मकसद यही था कि हमसे बहुत मुश्किल, मैंने खुद अपनी जो बुक्स पब्लिश करवाई हैं आउटसाइड पब्लिशर्स से, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है आपको। आप लिख लेते हो, बट जो आपके असली स्ट्रगल है वो लिखने के बाद शुरू होती है, जब तक वो किताब आपके सामने एक फिजिकल फॉर्म में नहीं आ जाती। तो और जो छोटा राइटर है और जो वो है, वो इतना एक्सपेंसिव प्रोसेस जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारा आइडिया इसको लेके आने का एग्जिस्टेंस में था कि हर कोई इसको, अपनी रचना को प्रकाशित कर पाए, हमसे कांटेक्ट करें, हम उनको पूरा गाइड करते हैं। लाइक हम उनकी बुक्स को एडिट भी खुद करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, उसको पब्लिशिंग तक लेके, उसको एक प्रॉपर उसमें लेके आते हैं, उसको हम पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हम उसको लेके जाते हैं। तो हमने जो शुरुआत की है अभी छोटे राइटर्स से, हम चाह रहे थे कि जो बच्चे हैं उनकी क्रिएशन है वो बहुत इनोसेंट क्रिएशन है और बहुत सोलफुल क्रिएशंस हैं, बहुत ही यंग सोच है उनकी। तो अभी हमने जो शुरुआत की है, हमने स्कूल से बहुत सारे आर्टिकल्स कलेक्ट किए हैं एक टॉपिक के ऊपर उनसे, तो हम एंथोलॉजीज़ में जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले जो शुरुआत करना चाह रहे थे इसमें वो यही था कि बच्चों के एंथोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट हम उनको करके दें। एक तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और दूसरा उनके पास एक रास्ता मिल जाता है कि अगर वो कुछ लिखते हैं तो वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि हम उनकी उसको एक शक्ल दे सकें, उनकी राइटिंग को एक शक्ल दे सकें। जी, बहुत बड़ा आपने बीड़ा उठाया है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसे पब्लिश करने का कार्य कर रहे हैं। शुरुआत तो हमने यही की है जी। आपके लिए किसी भी साहित्यिक सृजन में शब्द या फिर विचार पहले आते हैं?
ओके, तो जो शब्द है और विचार मेरे ना एक्चुअली नॉटी बच्चों, शरारती बच्चों की तरह हैं ये दोनों। मतलब मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ अपने वर्ड्स और अपने थॉट्स में जी। तो कई बार थॉट्स आते हैं, तो थॉट्स जब आते हैं तो आप उसको, जब तक आप उसको नोट नहीं करोगे वो थॉट बहुत जल्दी, विचार जो है वो निकल जाता है। विचार बहुत देर तक नहीं टिकता, बिकॉज एक विचार, दूसरा विचार, तीसरा विचार, तो वो एक सीरीज़ में अपने आप को बांधता चला जाता है जी। बट जब तक आप उसको शब्दों में नहीं डालोगे तो वो विचार आपका मीनिंगलेस है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द आते हैं, अब उस शब्द को जब तक आप लिखते हो तो आपको उसके साथ एक विचार जोड़ना पड़ जाता है। तो ये मतलब पकड़ पकड़ वाली गेम जो खेलते हैं ना, पकड़म पकड़ी वाली गेम, ये वैसा है कि विचार आया है तो शब्द डेफिनेटली पीछे पीछे भागते हुए शब्द तो आ ही रहे हैं, बट उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आके उसको लेखन के फॉर्म में लेके आना वो एक काम है। तो ये दोनों तो आपस में भाई भाई है। तो किस तरह की पुस्तकें आप खाली समय में अपने अलावा पढ़ना पसंद करती हैं, और अगर हम इंस्पिरेशन की बात करें तो किन लेखकों या पाठकों से आप इंस्पायर होती हैं? मैंने कभी किसी भी लेखक को कैटेगराइज नहीं किया, मतलब मैंने कभी प्रेफरेंस नहीं दिया। मैंने जो किताब, मेरा जो आदत थी शुरू से, अभी से नहीं, बहुत शुरू से आदत थी, कोई किताब स्टैंड पे, आपको याद होगा हमारे एशिया बुक हाउस होता था मॉल रोड पे जी। तो कोई भी किताब नहीं आती थी तो वो दिमाग में फंस जाती थी कि ये चाहिए। अब वो किताब किसी भी जेनर की है, किसी भी विधि को दिखा रही है, वो फिक्शन है, कोई स्टोरी है, कोई कॉमिक है, तो बट मुझे लगता था कि हाँ ये मुझे पढ़नी है। तो कई बार ऐसे प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक ना सुडोकू रीडर बन जाते हो, आप किताबें खरीदते चले जाते हो, ढेर लग जाता है और फिर आप परेशान हो जाते हो कि इतनी सारी इसमें पढ़ी नहीं है। तो वो फेज़ भी था मेरी लाइफ का, बट मेरा जो खाली टाइम जाता है वो किसी भी एक किताब को उठा के उस किताब से कुछ अच्छा लेना, चाहे वो राइटिंग स्टाइल है, चाहे उसका जो वो मैसेज देना चाह रहा है, चाहे मॉरल मैसेज देना चाह रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रहा है। तो मैंने कभी किसी एक पर्टिकुलर लेखक की तरफ मेरा एक रुझान जो था वो कभी भी नहीं रहा। तो मैंने हमेशा, जब मैं खाली हूँ तो मैं आई प्रेफर कि कुछ ह्यूमरस, कुछ फ़नी, जो मेरे को थोड़ी सी खुशी देता है, मैं वैसा पढूं। हाँ, मुझे कुछ ऐसे भी, अब जैसे कभी आप स्टोरी पढ़ रहे हो या कभी आप निबंध पढ़ रहे हो, आप स्टोरी पढ़ रहे हो तो स्टोरी आपको एक बहुत क्लोज ले जाता है एक सोसाइटी की तरफ। कहानी आपको हमेशा लोगों की तरफ लेके जाती है बिकॉज आप लोगों को समझते हो। बट जो निबंध है, निबंध में कोई कहानीकार अपनी क्रिएटिविटी नहीं डाल रहा है, तो निबंध क्या करता है, ऐसे क्या करता है, ऐसे आपको नॉलेज देता है। जी। सो आई लाइक टू रीड बोथ टाइप ऑफ बुक्स, आई लाइक टू रीड एवरीथिंग दैट कम्स अक्रॉस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि सब चीज़ों से मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी। तो अगर आपकी बात की जाए तो आप कौन सी विधा में आप लिखना पसंद करती हैं? फिक्शन, स्टोरी, किस तरह का आपका लेखन है? मैंने जब शुरुआत की थी तो मैंने सबसे पहले फ़िक्शन लिखी थी, और वो जो फ़िक्शन थी उसका नाम है आई विश आई हैड टाइम, माई जर्नी इन द पास्ट। तो उसको जब मैंने लिखना शुरू किया, मुझे सबसे ज़्यादा टाइम उसको लिखने में लगा। तो वो एक बुक थी जिसमें मुझे ऐसा लगा था कि जो हमारी लाइफ स्टोरी है उसको थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके एक अच्छी कहानी बन सकती है, मसालेदार, बट ऐसा नहीं हुआ। तो मसालेदार कहानी नहीं बनी, वो एक ऐसी स्टोरी बनी जिसमें इतने सारे लेसन्स थे, क्योंकि उसमें मैंने कोशिश ये करी थी कि मैं आगे से लास्ट तक जाऊं ज़िंदगी के, जिसके बारे में भी लिखा है कि उसके पैदाइश से लेके उसके आखिर, जो आखिरत है, वहाँ तक जाऊं। बट वो ऑपोजिट हुआ जब वो बुक एक्चुअली टर्न हुई, जब मैंने बहुत बार उसको लिखा, दोबारा लिखा। पहले तो उसमें लिखते थे पेन पेंसिल से, पेपर पे, डायरी पे लिखते थे, तो वो 3-4 डायरीज में, मतलब ये चैप्टर इधर, ये पेज इधर। तो इवेंचुअली वो जब बन के आई तो वो एक आखिरत से शुरू हुई जी। एक इंसान जा रहा है और वो इंसान जब जा रहा है तो वो पीछे की तरफ जब आ रहा है, तो वो एक टोटल एक डिफरेंट उसमें ये स्टोरी लिख के आई। तो वो पहली फिक्शन थी जी। उसके बाद बहुत टाइम लगा मुझे फिक्शन लिखने में, अब लिखी है मैंने पिछले साल। उसके बीच में जितनी बुक्स लिखी वो नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मुझे खुद बहुत पसंद है, वो इसलिए बिकॉज वो किसी को हेल्प कर रही है। वो आपका स्वयं सुधार का एक साधन है, जिसमें आप किसी भी टॉपिक पे, अब जैसे मुझे थॉट चाहिए, है ना, फॉर एग्जाम्पल एक बुक थी मेरी 12 ways to slow down, तो उसमें एक थॉट था कि कोविड के टाइम पे बच्चे बस जो 10 घंटे का जॉब है वो 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे वो लैपटॉप पे कंटिन्यूस हैं। किसी की कॉल है, किसी को काम करना है, किसी का ये नहीं ख़त्म हुआ, प्रोजेक्ट नहीं ख़त्म हुआ,
तो इतना लंबा था। तो वो जो बुक थी वो इस थॉट से आई कि इनको कैसे सिखाया जाए कि स्लो डाउन, जी, थमो थोड़ा सा, धीरे चलो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो, आप तो कहीं भी नहीं हो इसमें। आपका ऑफिस है, आपका काम है, आपका लैपटॉप है, और बस इसमें सारे में आप कहीं भी नहीं हो, कहीं भी नहीं दिखाई दे रहे हो। तो ये बुक वैसे आई। तो हर एक बुक जो मेरी आई वो एक थॉट, एक सिचुएशन के साथ आई, और वो ज़्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स थी। आपकी एक पुस्तक बहुत चर्चित रही, थ्रिफ्टी एट 50। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्या इसकी थीम रही है, क्या सोच इसके पीछे रही है? ओके, तो जो जिसकी बुक की आप बात कर रहे हो, थ्रिफ्टी एट 50, ये अभी रिसेंटली आई है, वर्ल्ड बुक फेयर में लॉन्च हुई थी ये। तो इसमें मैं खुद एक्चुअली जब मैं 50 साल की होने वाली थी, तो मुझे एक इंटरनल स्ट्रेस शुरू हो गया था कि अब क्या होगा। और ये आई थिंक मुझे लगता है सबके साथ होता है, जब आप एज करते हो तो एक हल्का सा डर अंदर सबके अंदर आता है कि आप 50 के हो रहे हो या 60 के आ रहे हो। 50 मतलब 50 नॉट एज 50 नंबर की तरह, बट हाँ, एजिंग जो हम कंसिडर करें वो एजिंग है। इट कुड बी वो 45 में भी शुरू हो सकती है, वो 65 में भी शुरू हो सकती है ना। तो 50 सिर्फ एक वो टाइटल वाज लाइक वेरी फैंसी, थ्रिफ्टी एट 50, सो वी वेंट विद 50। सो इसमें हमने क्या मतलब मैंने पर्सनली इसके लिए बहुत रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों से समझा कि क्या सोच चलती है उनके, अगर जो ज़्यादा बड़े हैं वो क्या परेशानियां झेल रहे हैं, ज़िंदगी को कैसे ले रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे थे कि उनको लगता है कि बस कुछ टाइम रह गया है। जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो उस एक चीज़ ने बहुत हर्ट किया। कोई भी है, जितना मर्जी बुजुर्ग है, जैसा मर्जी इंसान है, जिस मर्जी अपनी उम्र के दौर पे है, उसको वहाँ से आगे अच्छा जीने का एक बहुत अच्छा हक है उसको। जी। और वो हमारी सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी में, हम लोग उसको एक अलग से वो करते थे कि बस आपका हो गया, अब आप किनारे रहिए। तो वो उन लोगों के लिए जो किनारे नहीं रहना चाहते, बट किसी ना किसी कारणवश मजबूरी से उनको रहना पड़ रहा है किनारे पे। इतना कुछ है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। बिल्कुल, जिस तरह से आप कह रही हैं, आपने अभी शुरुआत की है, बहुत सारी चीज़ों की, बहुत सारे कौशल आपके अंतर्गत आपने सीखे हैं। न्यूमरोलॉजी की बात करें या फिर आर्ट की बात करें, तो किस तरह से आप इसे देखती हैं? इस एज पर आकर कैसे इन सब का शौक जागृत हुआ? और मुझे शुरू से लगता था कि जो मेरी एनर्जी है ना, मेरी ऊर्जा है, वो मेरे कौशल को मैच नहीं कर पा रही। तो अगर ऊर्जा को शांत रखना है तो उसको और कौशल चाहिए था, है ना। बहुत सारी आपको अपनी चाहिए हैं, बिल्कुल चीज़ें चाहिए उसको शांत रखने के लिए। अगर आप उसको फीड नहीं कर रहे हो किसी चीज़ को, तो वो वेस्ट जा रही है। वो एक टोटल किसी आपके काम तो बिल्कुल नहीं आ रही, किसी और के काम भी नहीं आ रही। तो जब आप नई चीज़ें सीखते हो, आप उसमें एक नई एनर्जी डालते हो, नई ऊर्जा डालते हो, तो ऊर्जा जो है वो रेप्लिकेट हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, आपको कुछ देके जा रही है। तो जो कौशल है और जो ऊर्जा है, ये साइड बाय साइड चलते हैं। अगर आपके पास एनर्जी है और आपके पास डायरेक्शन नहीं है जी, तो आप उस एनर्जी को गलत रास्ते पे ही डालोगे ना। बिल्कुल। और अगर आपके पास कौशल है और आपके पास उसको करने की एनर्जी नहीं बची, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं। तो जब आपके पास एक एनर्जी है और आप उसको एनर्जी को आपको एक डायरेक्शन देनी है, तो आपको उन दोनों को साथ लेके जाना पड़ता है। एनर्जी एंड डायरेक्शन गो साइड, हैंड इन हैंड। बिल्कुल। आप पेंट भी करती हैं, तो कैसे आपका रुझान इस तरफ हुआ साहित्य के साथ साथ? और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक आर्टिस्ट माइंड से हो ना, तो कोई भी चीज़ जो आर्ट से रिलेटेड है, ऑकल्ट से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिज्म से रिलेटेड है, आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ झुकना शुरू कर देते हो। आपका झुकाव उनकी चीज़ों की तरफ ऑटोमेटिकली आ जाता है। मैं कोई मुझे बहुत अच्छे से कभी ब्रश उठाना या स्केल करना, स्केच करना नहीं आता था, बट जब आपका इंक्लिनेशन, आपका झुकाव उस तरफ जाता है कि ये कैसे हो सकता है। और मेरा नेचर जो है शुरू से, आई एम अ लर्नर, मेरे को सीखने में बहुत मज़ा आता है। मतलब मेरा फेवरेट पास टाइम है लर्निंग। तो अगर कुछ नया सीखने को मिलता है तो मैं सीखती हूँ। तो इसलिए मुझे जब मेरा इंटरेस्ट इसमें जाना शुरू हुआ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा एग्जीबिशन करते हुए, तो मैं हर रोज़ जहाँ जब भी लगनी कहीं एग्जीबिशन लगती थी, मैं रोज़ पहुँच जाती थी और एक एक पेंटिंग को बड़े बारीकी से देखना, क्या करना, फिर धीरे धीरे सीखा और यहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, बहुत खूब। अगर बात करें विश्व साहित्य की, विश्व पटल पर भारतीय साहित्य को देखें, इंडियन लिटरेचर को देखें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इंटरनेशनल लिटरेचर तो एक बफ़े है बड़ा सा जी, और उस बफ़े में जो सबसे ज़्यादा खुशबू आ रही है, जो बफ़े है वो आपका
एक इंटरनेशनल साहित्य है जी। जो आप कह रहे हो, है ना, विश्व स्तरीय साहित्य है, और जो उसमें से खुशबू निकल के आ रही है ना, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, वो इंडियन लिटरेचर है, वो भारतीय साहित्य है। कहने का मतलब कि आप बाहर जो साहित्य है वो एक जिसे कहते हैं ना, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बट उस स्पेक्ट्रम में जो सबसे ज़्यादा ब्राइट चीज़ है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा देश है, हमारी अपना लिटरेचर है, हमारी अपनी सभ्यता है, तो वो एक सबसे जो ब्राइटेस्ट चीज़ है उस स्पेक्ट्रम में, ब्राइटेस्ट लाइट है, वो इंडियन लिटरेचर है। अगर हम बाहर का देखते हैं कि सब कुछ बहुत बहुत अच्छे से, बहुत बड़े लेखक बहुत अच्छे से उन्होंने सब लिखा है, बट जो इंडियन राइटिंग का जो एसेंस है, जो उसकी खुशबू है, वो एक बहुत डिफरेंट है। इंडियन राइटर्स एक बहुत अलग तरीके से एक सोसाइटी से जुड़ते हुए उस चीज़ को क्रिएट करते हैं जी, अपने काम को। आप एक महिला लेखक हैं, लेखिका हैं, फीमेल राइटर होने का क्या कुछ एज रहता है, या फिर अब क्या सिनेरियो चेंज हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? इनिशियली मुझे ना पर्सनली, आई एम सॉरी, बट पर्सनली मुझे ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा, मतलब ये सवाल ना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, क्योंकि वर्ड्स का, थॉट्स का और लेखन का जी, कोई जेंडर नहीं है। दिल से आपके थॉट्स आ रहे हैं, ना आपके दिल का कोई जेंडर है, थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, ना आपके दिमाग का कोई जेंडर है, ना आपके वर्ड्स का कोई जेंडर है। तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम इसको क्यों अलग अलग बांटते ही क्यों है कि ये एक फीमेल राइटर है, ये एक मेल राइटर है। वर्ड्स एक सिर्फ सिखाते हैं, वर्ड्स एक वो है जिसे कहते हैं ना, जिसकी सिर्फ खुशबू दिखाई देती है, उसमें ये नहीं दिखाई देता कि ये कहाँ से आ रहा है, किससे दिखाई दे रहा है। तो बाकी जहाँ तक कि वो है कि कैसे देखते हो, तो वीव कम अ फार लॉन्ग वे थ्रू जी, बिकॉज पहले जो थे वो जो महिलाएं थी उनको पढ़ाते ही नहीं थे। बिल्कुल, थॉट तब भी होंगे, कहानियाँ तब भी होंगी, है ना, मन तब भी होगा, विचार होंगे, शब्द होंगे, बट उन शब्द को जब ढालना ही नहीं आ रहा था तो कैसे डालते। आज वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हम अच्छे दौर में जी रहे हैं, अच्छे टाइम पे जी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अभी ऑब्वियसली फ़र्क तो बहुत पड़ गया है। जी। तो आप आलोचना को किस तरह से देखती हैं? एक साहित्यकार की और एक आम व्यक्ति के जीवन में आलोचना कितना महत्व रखती है? मुझे ऐसा लगता है कि आलोचना, जो क्रिटिसिज्म है, वो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है किसी चीज़ के लिए। जो लेखक है वो क्रिटिसिज्म ले लेता है जी, और उसको अपने राइटिंग में निकालता है ना। आपने किसी चीज़ के लिए बोला कि हाँ ये ऐसा है, तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं लिख रही हूँ तो मेरे दिमाग में वो रहेगी, तो मैं उसको इम्प्रोवाइज़ करके मैं उसको अपनी राइटिंग में सुधार के लेके आऊँगी। बट कुछ और लोग आलोचना को गॉसिप में या कॉफ़ी में या उसमें उड़ा देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। बट एज अ राइटर, एज अ पर्सन जो लिख रहा है, जो लेखक है, आलोचना बहुत ज़रूरी है, आपको सिखा के जाती है कोई नई चीज़। जी। कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम हैं, क्या कुछ संदेश आप युवा पीढ़ी को, युवा लेखकों को देना चाहेंगे? हमारे जो नए बच्चे हैं, जो युवा लोग हैं, जो बच्चे हैं स्पेशली, उनमें बहुत कैलिबर है, उनमें बहुत ज़्यादा क्षमता है नया लिखने की, उनका नॉलेज का सागर बहुत बड़ा है। तो मैं चाह रही हूँ कि अगर बच्चे लिख रहे हैं तो आप लिखो, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपका मजाक उड़ा रहा है आपका पेज, तो कोई बात नहीं, उड़ाने दो। बट जो आपने लिखा है वो आपका थॉट है, और वो आपका थॉट ना तो कोई चुरा सकता है, ना आप किसी को ऐसे गिफ्ट कर सकते हो कि जी ये मेरा लिखा हुआ है आप ले लो। नो, यू कैन नॉट डू दैट। तो आप जब लिख रहे हो, यू राइट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे। आप पेपर उठाओ, पेन उठाओ, और मुझे आज भी, मैं ओल्ड स्कूल हूँ, मुझे आज भी पेपर पेन पे लिख के ज़्यादा मज़ा आता है, डायरी में लिख के मज़ा आता है रादर देन माई लैपटॉप। तो मुझे बच्चों को यही है कि आपको अगर लिखना अच्छा लगता है, आप लिखिए, रोज़ लिखिए, ये मत सोचिए कि क्या लिखा है। आप कभी ना कभी जो आप लिख रहे हैं उसका एक प्रॉपर सेंस ज़रूर बनेगा, और आपकी राइटिंग सिर्फ आपका स्टाइल है, आप सिर्फ आप ही हो वैसे जैसे आप लिख रहे हो। जी। भविष्य में हम किस तरह से देखना चाहने वाले हैं अंशु जोशी जी को? क्या योजनाएं रहने वाली हैं आपकी? सोच तो बहुत है जी। तो लेट्स सी, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन हैंड करने के लिए। तो अभी हम पब्लिशिंग में भी अभी हम हिमाचल से शुरू किए हैं, तो हम इसको थोड़ा सा नेशन वाइड पैन इंडिया स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। और दूसरा मैं एक रिकॉर्ड अप्लाई किया है, सो लेट्स सी वो हो जाए। सो आई एम अटेम्प्टिंग अ रिकॉर्ड, अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं इन हैंड जो चल रहे हैं। जी। संस्कृति संरक्षण में अगर बात करें एक साहित्यकार की, तो क्या योगदान रहता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप चंद शब्दों में? आप समझो, एक संस्कृति क्या है?
संस्कृति एक पारिवारिक मूल्य जो हम अपने बच्चों को, फिर बच्चों को, और जो हमें अपने दादा परदादा से मिली है, वो एक पारिवारिक मूल्य है। तो संस्कृति क्या है कि जब एक लेखक उन वैल्यूज को अपने किताब में लिख रहा है तो वो आगे जा रही है। बिल्कुल। तो लेखक का तो बहुत बड़ा योगदान है ना, उसको वर्ड्स में लाने के लिए, उसको आगे फॉरवर्ड करने के लिए। जी, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छे से इसे समझाया और इतना बड़ा आपने संदेश दिया। कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज कार्यक्रम वागधारा में हमारे साथ मौजूद थी जानी पहचानी लेखिका और बहुत ही कौशलों से भरपूर श्रीमती अंशु जोशी जी। इनका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद भी करते हैं। धन्यवाद। आज कार्यक्रम में बस इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।